तो दोस्तों, अगर आपने एपिसोड 1 और 2 नहीं देखे हैं तो पहले यहाँ क्लिक करके वो जाकर देखो। उसके बाद ये वीडियो देखना। तो एपिसोड 2 में हमने देखा था कि कोंग रिको पर एक बाउंटी लगा देता है और रिको और बाकी सब उसके स्कूल में होते हैं। बाउंटी की वजह से कर्स यूजर्स रिको को मारने आ रहे होते हैं। गोजो और गेटो उन सभी कर्स यूजर्स को मार देते हैं, पर इसी बीच कुरोई को कोई किडनैप कर लेता है। अब आगे इसके बाद गेटो भी गोजो और रिको के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि ये उसकी गलती है। कुरोई ने उससे कहा था कि तुम रिको के पास जाओ और वो उसे अकेला छोड़कर आ गया था। फिर गोजो सोचता है कि अब शायद वो किडनैपर्स कुरोई के बदले में रिको को मांगेंगे, या फिर वो हमसे ये भी कह सकते हैं कि वो कुरोई को मार देंगे अगर हमने रिको को नहीं मारा तो। मैं रिको को जुजुत्सु हाई लेकर जा रहा हूँ और हम शोको या किसी और को रिको का बॉडी डबल बना देंगे। रिको कहती है मुझे अभी भी तुम दोनों पर विश्वास नहीं है। तो गोजो कहता है क्या तुम इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कह रही हो। रिको कहती है तब क्या होगा अगर कुरोई मेरी असिमिलेशन से पहले ना आ पाई तो। मैंने अभी तक उसे गुड बाय भी नहीं कहा है। तो इस पर गोजो कहता है तुम्हें वहां ले जाने से कुरोई की जान को खतरा हो सकता है। अगर तुम उस वक्त डरोगी और घर जाने के लिए कहोगी तो हम तुम्हें इग्नोर कर देंगे। रिको ये शर्त मान जाती है। फिर हमें गेटो और कुरोई बात करते हुए दिखाते हैं। वो सब ओकिनावा नाम के शहर के एक बीच पर होते हैं। कुरोई कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा, एक नॉन सोर्सरर ने मुझे किडनैप कर लिया था। तो गेटो कहता है इसमें मेरी भी गलती है। फिर कुरोई याद करती है कि कैसे गोजो और गेटो ने उसे बचा लिया था। फिर वो बोलती है तुम यहाँ प्लेन से आए, क्या तुम पर अटैक नहीं हुआ। तो गेटो कहता है गोजो के पास 6 आइज हैं। उसने प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले हर एक पैसेंजर को अच्छे से चेक कर लिया था, और जब प्लेन टेक ऑफ कर चुका था तब मैंने अपने कर्स स्पिरिट को बाहर नजर रखने के लिए रख रखा था। फिर गेटो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि वो तुम्हें ओकिनावा क्यों लेकर आए। तो इस पर कुरोई कहती है शायद हमारा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो गेटो कहता है अगर वो रिको को नहीं मार पाए तब भी वो एसिमिलेशन को तो रोक सकते थे, उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। फिर कुरोई कहती है अगर हम पर एयरपोर्ट पर हमला हो गया तो इस पर गेटो कहता है हम अकेले यहाँ नहीं आए, हमारे साथ फर्स्ट ईयर के 2 स्टूडेंट्स भी आए हैं। फिर हमें वो दोनों दिखाते हैं, उनके नाम ननामी और हेबारा है। ननामी को दोस्तों हमने फर्स्ट सीजन में भी देखा था। वो कह रहा होता है ये मिशन फर्स्ट ईयर वालों के लिए नहीं है। हेबारा कहता है कि सीनियर्स एक इनोसेंट लड़की को बचाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं, तो उन्हें भी अपना 100% देना चाहिए। जबकि उसके सीनियर्स बीच पर मजे कर रहे होते हैं। गेटो गोजो से कहता है कि अब उनके चलने का टाइम हो गया है, तो ये सुनकर रिको उदास हो जाती है। तो गोजो गेटो से कहता है कि वो कल सुबह निकलेंगे क्योंकि यहाँ ओकिनावा में टोक्यो के मुकाबले में कम कर्स यूजर्स हैं। गेटो उससे कहता है कि उसे इस चीज को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। गोजो कहता है कि बाउंटी की टाइम लिमिट खत्म होने तक उनका प्लेन में रहना ही सेफ होगा। उसने कल से अपनी टेक्निक को रिलीज नहीं किया था और वो रात को भी सोया नहीं था, और उसका आज रात भी जागने का ही प्लान था। इसलिए गेटो उसे जुजुत्सु हाई जाने की सलाह दे रहा था, पर गोजो कहता है तुम भी तो मेरे साथ ही हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर वो अपने जूनियर्स को इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं कि वो कल सुबह निकलेंगे। फिर अगले दिन वो सभी टोक्यो वापस आ जाते हैं और जुजुत्सु हाई के बैरियर में एंटर करते ही वो काफी खुश हो जाते हैं। तभी अचानक तोजी पीछे से आकर एक तलवार से गोजो पर वार कर देता है। ये देखकर गेटो हैरान हो जाता है क्योंकि वो जुजुत्सु हाई के बैरियर में थे और वहां तक हर किसी का आना पॉसिबल नहीं था। और दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि गोजो की इन्फिनिटी होने के बावजूद भी वो उस पर वार कैसे कर पाया। दरअसल गोजो सोच रहा था कि बाउंटी की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है और वो जुजुत्सु बैरियर में थे, इसलिए वो अपनी टेक्निक को रिलीज कर देता है। तोजी बताता है कि उसने गोजो को थका दिया और उसकी सेंसेस भी डल हो चुकी हैं। तभी गेटो अपने कर्ज स्पिरिट से उस पर वार कर देता है और वो गोजो के पास जाने लगता है। तो गोजो उससे कहता है कि मैं ठीक हूँ, मैं अपनी कर्ज टेक्निक को टाइम पर यूज नहीं कर पाया, पर वो अटैक मेरे वाइटल ऑर्गन्स को नहीं छू पाया, और फिर मैंने कर्ज एनर्जी का यूज करके अपने आप को स्ट्रेंथन कर दिया। इससे बस एक सुई चुभने जितना दर्द हुआ। तुम रिको को टेंजन समा तक पहुंचाओ, इसे मैं देखता हूँ। तभी तोजी गेटो के कर्ज स्पिरिट को काट देता है और उससे बाहर आ जाता है, और उसके कंधे पर एक कर्ज स्पिरिट होती है। गोजो सोचने लगता है कि इसके पास अब जो ब्लेड है वो पहले वाले से अलग है, और उसके पास पहले वो कर्ज स्पिरिट भी नहीं थी। वो उससे कहता है तुम लेट हो, बाउंटी की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है। तो तोजी कहता है वो बाउंटी मैंने ही लगाई थी, अगर मैं बाउंटी की टाइम लिमिट नहीं रखता तो तुम कभी भी अपनी टेक्निक को रिलीज नहीं करते। गोजो उस पर अटैक करता है, पर वो काफी तेज होता है और तो और उसके पास 0 कर्ज एनर्जी होती है। वो फिर से गोजो पर अटैक करने आता है, पर गोजो उस पर अपनी लिमिटलेस टेक्निक यूज करके उसे दूर फेंक देता है और कहता है मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो मेरी टेक्निक को इतनी जल्दी भाप ले। तो ये कर्ज टूल तुम्हारा मेन वेपन है, मैं इसे अपने करीब ही नहीं आने दूंगा।
फिर गोजो उस जगह जाता है जहां उसने तोजी को फेंका था, पर वो वहां नहीं होता और अचानक से वो अपनी स्पीड दिखाने लगता है। गोजो उसकी प्रेजेंस का पता नहीं लगा पा रहा होता क्योंकि तोजी में बिल्कुल भी कर्स्ड एनर्जी नहीं थी और गोजो सिर्फ अंदाजा लगाकर नहीं लड़ सकता था। फिर वो सोचता है कि तोजी के कंधे पर एक कर्स्ड स्पिरिट है, उसे उसकी प्रेजेंस को फॉलो करना चाहिए। फिर वो अपनी ब्लू टेक्निक का यूज करके आसपास की सभी चीजों को तोड़ देता है ताकि तोजी कवर ना ले सके। तभी अचानक से वहां बहुत सारे फ्लाई हेड्स आ जाते हैं जो वीक कर्सेस होते हैं और इनका कोई रैंक भी नहीं होता। गोजो सोचता है कि क्या वो इन्हें उस कर्स स्पिरिट में छुपाकर घूम रहा था। अब वो उसकी प्रेजेंस का पता नहीं लगा पा रहा होता और सोचता है कि कहीं वो रिको के पीछे तो नहीं चला गया। तभी अचानक उसके पीछे से तोजी आ जाता है और सोचता है कि गोजो ने अपनी 6 आईज से जरूर देख लिया होगा कि मेरे टूल में एक अनयूजुअल सी कर्स्ड एनर्जी है और तभी वो सीधा गोजो की गर्दन पर वार कर देता है। गोजो ब्लेड को अपनी गर्दन से निकालने की कोशिश करता है पर तोजी उसे कोई चांस नहीं देता और वो उसकी बॉडी को ऊपर से नीचे तक पूरा चीर देता है और फिर वो उसके पैरों पे भी वार करता है। गोजो अपनी टेक्निक का भी यूज करता है पर तोजी बहुत तेज होता है। फिर वो गोजो को नीचे गिरा देता है और उसके सिर पर भी वार करता है और गोजो लगभग मर जाता है। दोस्तों सच में ये सीन बिल्कुल भी देखा नहीं जा रहा था। पहले वो गोजो पर वार कर पाया था क्योंकि गोजो ने अपनी इन्फिनिटी शील्ड नहीं लगा रखी थी, पर इस बार इन्फिनिटी शील्ड होने के बावजूद भी वो उसको क्रॉस कर जाता है क्योंकि उसके पास एक स्पेशल ग्रेड का कर्स टूल था जिसका नाम है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन और ये किसी भी टेक्निक को फोर्सफुली रिलीज कर सकता है, मतलब उसके इफेक्ट को नलीफाई कर सकता है। फिर हमें गेटो दिखाते हैं जो रिको को कुरोई के साथ छोड़ने आया था। कुरोई और रिको एक दूसरे को गुड बाय कहकर रोने लगती हैं। कुरोई वहीं रुक जाती है और गेटो और रिको टेंजन सामा की टेरिटरी में एंटर करते हैं। गेटो उसे बताते कि जैसे ही तुम सीढ़ियों से नीचे उतरोगी तो तुम्हें एक गेट दिखेगा, उसे क्रॉस करके ट्री के बेस तक पहुंच जाना और फिर तुम एक स्पेशल बैरियर में होगी जो जुजुत्सु हाई के बैरियर से अलग है। टेंजन सामा जिन्हें इनवाइट करते हैं सिर्फ वही वहां जा सकते हैं। वहां एसिमुलेशन से पहले तक टेंजन सामा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे या फिर हम यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। जब हमारे टीचर ने हमें इस मिशन के बारे में बताया था तो उन्होंने एसिमुलेशन को इरेजिंग कहा था। वो हमें अवेयर कर रहे थे कि ये कितना बड़ा पाप है। गोजो और मैं तुम्हें मिलने से पहले इस बारे में बात कर चुके हैं। फिर हमें उनकी कॉन्वर्सेशन दिखाते हैं। गेटो गोजो से पूछता है अगर उस लड़की ने एसिमुलेशन करने से मना कर दिया तो गोजो कहता है तो ये एसिमुलेशन नहीं होगी। गेटो से कहता है इसका मतलब है कि हमें टेंजन सामा से भी फाइट करनी पड़ सकती है। तो गोजो कहता है वो ये सब देख लेंगे क्योंकि वो सबसे स्ट्रोंग है। फिर गेटो रिको को डिसाइड करने देता है कि वो क्या चाहती है। तो रिको कहती है कि वो बचपन से ही स्पेशल थी और वो हमेशा से इस दिन का इंतजार कर रही थी, पर रियलिटी में वो सबके साथ रहना चाहती है, वो अपनी लाइफ को अच्छे से जीना चाहती है। गेटो हाथ आगे बढ़ाकर कहता है चलो घर चले कि तभी तोजी रिको को गोली मार देता है और वो वहीं मर जाती है। फिर तोजी कहता है चलो काम पूरा हो गया। गेटो उसको देखकर हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ कैसे? तो तोजी कहता है क्योंकि मैंने गोजो को मार दिया। फिर गेटो अपनी कर्ज स्पिरिट्स को निकाल लेता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट्स करके ज़रूर बताना और बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना।